अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बात की थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सही, उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप सबने उन स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली किया होगा और अब आपके जहन में के एल एम एन से रिलेटेड बात क्या हो गई होगी, क्लियर। सही है, तो आज हम आगे की बात करते हैं। कल आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स कहाँ तक ड्रॉ किए थे? नियॉन। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या था? 10 और उसका एटॉमिक मास क्या था? 20। याद आ गई बात? तो सबसे पहले अपनी कॉपीज ओपन कीजिएगा। मैंने आपकी कॉपीज पे काम चेक करना है पहले, कल जो आपको ड्रॉ करने के लिए दिया था उसके बाद मैंने आपसे बात करनी है। और जो बच्चे घर से सुन रहे हैं उनका काम नेक्स्ट वीक में जितना भी ये सब कुछ है ये एक साथ चेक कर लिया जाएगा। सही है? ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे भी फाइल लिखी है, यहाँ पे फोल्डर चाहिए क्या था? यहाँ लिखा तो है के भी बहुत से ज्यादा नहीं है। बेटा आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम इस क्लास में आज फिर से कुछ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब कुछ रैंडम एटॉमिक नंबर से रिलेटेड करेंगे।
सही है। अभी तक तो हम एक ही जो है वो पैटर्न पे 1 से लेकर 10 तक की जो है वो नंबरिंग कर चुके हैं। अब मुझे आपकी आवाज नहीं और सीधो के बैठे। नाउ फर्स्ट वन, मैं आपसे कहूं बेटा मैग्नीशियम, से क्या हो गया? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 2 और यहाँ है 24। मैं आपसे कहूँ बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम रफली इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 12, इसी तरह हाई और लो होगा। इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन्स कितने? 12, न्यूट्रॉन्स कितने? 12। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो फर्स्ट शेल आज की डेट डालें और काम कंटिन्यू कर लें, जरूरी नहीं है न्यू पेज से ही हो, अगर आपके पास जगह है तो उसी पेज से कर लें। ये है ना? जी बेटा, हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में आपके पास था Mg1224। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 12, प्रोटॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करके इसलिए बताती हूँ वरना अक्सर बच्चे समझते हैं जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। उसके बाद आपने ड्रॉ किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपने इंसर्ट करना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 12। सही है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। गुड। और अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जो मैंने फिल्ड किए? दैट इज 10। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं 12 करने के लिए। तो आप थर्ड शेल ड्रॉ करेंगे और वहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? लेकिन अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी? K2L8M2। जी,
मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। पहले बताइए, यहां तक बात क्लियर है? जी M2, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद आप मुझे फॉस्फोरस 15 और 31, 15 और 31 ड्रॉ भी करके बताइए और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी लिखकर बताइए। शाबाश, जल्दी से। जी बेटा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, जो आपने ड्रॉ किया होगा। सेकंड शेल में कितने? 8, गुड। और थर्ड शेल में कितने आने चाहिए? 5, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या लिखी होगी आपने इसकी? गुड। डन फॉर फॉस्फोरस? यस, गुड अबुल हसन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्लोरीन। 17, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब हो सकता है आप कहेंगे मैं आपने हमें मास नहीं दिया, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मास की जरूरत भी नहीं है, वो तो न्यूक्लियस को फिल करने के लिए नहीं दिया, तो न्यूक्लियस पे लिखने की जरूरत न्यूट्रॉन को नहीं है। तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, और क्या बनाएंगे? शेल्स, और क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कीजिए। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं लिखना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब है कि आप मास नंबर की बात कर रहे हैं। क्यों लिखेंगे? कुछ और क्यों लिखेंगे? डन। नेक्स्ट वन ड्रॉ करें K19 एंड 39। ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आपसे 5 मिनट के बाद बात करती हूँ।
जी बेटा इकराश, आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपसे कहा था कि 5 मिनट के बाद आपसे मुखातिब होंगी, जब तक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। तो आवाज़ की इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको आवाज़ सुनवानी ही नहीं थी ये। फर्स्ट वन के लिए बताइए, क्लोरीन के लिए सबसे पहले बताइए मुझे। K2, जी फर्स्ट वन क्लोरीन 17 के लिए बताइएगा, K2L8M7, गुड। और पोटेशियम के लिए बताइएगा, K2M। अब यहां से मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, और यहीं से आपका आज की क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हर ऑर्बिट की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक रूल को ओबे करे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, M9 लिख दिया, लेकिन बेचारा ये ऑर्बिट ना बुरा मान गया। क्यों बुरा माना? इसे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? वो ये चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल रखे। और वो स्टेबल कैसे रख सकता है? एक रूल को फॉलो करके। दैट रूल इज ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब होता है 8, और ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है हर ऑर्बिट ये चाहता है सिवाय फर्स्ट ऑर्बिट के, क्योंकि वो बेचारा मजबूर है। के बेचारा क्या है? मजबूर है। क्या मजबूर है? 2 से ज्यादा ले नहीं सकता, वरना शायद वो भी इसे मान लेता। लेकिन के अलावा जितने भी आपके पास शेल्स हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आए, और वो क्या करते हैं, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 8 से ज्यादा जो आता है उसे दूसरे ऑर्बिट के अंदर फेंक देते हैं। वो आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वो किस रूल को ओबे करना चाहते हैं? ऑक्टेट रूल को। तो आप जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिसे आपने कहा M9। अच्छा, अब हो सकते हैं यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आए, मिस आपने हमें थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे 18 आते हैं, सही है? तो फिर वहां पे 18 नहीं आना चाहिए, वहां पे 8 ही लिखवा दें। तो बेटा वहां पर जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल चैप्टर की बात करते हैं, तो जरा वहां पर ये टेक्निकल बात है, और मैं ये टेक्निकल बात उस चैप्टर में बताती हूँ। यहाँ पे बताऊंगी तो आप जरा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल एनहेंस कर रहे हैं ना। एकदम से बढ़ाएंगे तो आप लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसे नजर आई, K2L8। तो M के पास क्या हो रहे थे? 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। 9 इलेक्ट्रॉन वो बुरा मान रहा था, उसने आने ही नहीं दिया 8 के बाद 9th इलेक्ट्रॉन को। उसने क्या किया, M क्या बना दिया? 8। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, कहाँ गया वो? नेक्स्ट शेल में, विच इज N। विच इज N। अब मेरी बात गौर से सुने, ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा। और अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात आज के बाद से, जब मैं समझा रही होंगी बीच में कोई सवाल नहीं होगा, ना बीच में कोई आवाज आएगी, ना बीच में आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल बेतुकी क्लास लगती है कि पता चलता है किसी मार्केट में बैठे हैं और जिसका दिल चाहता है वहां पे बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं। जब टीचर बात कर रहा होता है, समझा रहा होता है, तो उसके जहन में पॉइंट चल रहे होते हैं, एक एक बात चल रही होती है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आप बीच में इतनी बातें लेकर आ जाते हैं फजूल की, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन जहन में रखें, क्लास के आखिर में जब आपसे कहा जाए कि बेटा एनी क्वेश्चन, और फिर आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें, यकीनन उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा।
अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना है, और वो ये कि फिर अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ कैसे करना है, तो ड्रॉ भी ऐसे ही करना है। और किस रूल के अकॉर्डिंग करना है? बाय ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड शेल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा बताया वैसे ही काम हुआ। के में 2 आने थे, 2 आ गए, एल में 8 आने थे, 8 आ गए। लेकिन जैसे ही थर्ड शेल आया, थर्ड शेल में क्या हो गई? प्रॉब्लम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक और है। शेल आप अभी तक सिर्फ शेल जानते हैं, आप एक और टर्म भी पढ़ेंगे विच इज नोन एज सब शेल। शेल के अंदर भी उसके सब शेल्स हैं, और ये जो शेल नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम आया, ये किसने क्रिएट किया? सब शेल। किसने क्रिएट किया? सब शेल। सब शेल ने ये बात वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे? दूसरे शेल में। अब दूसरा शेल भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, क्या? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एंड दिस रूल इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्टेट? मैंने उर्दू में कहा था, बीच में नहीं बोलना। कोई और लैंग्वेज समझ में आती है तो बता दें, मैं उसमें बता देती हूँ। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है एनी शेल, एनी ऑर्बिट। सही है? अगर आप किसी भी शेल और किसी ऑर्बिट की बात करें, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, शेल इन विच द 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, and it obeys a rule which is known as a octet rule. उस रूल को क्या कहते हैं? ऑक्टेट। जहां पे आपने ऑक्टेट रूल लिखा है ना, आप चाहे तो वहां पे छोटा छोटा पेंसिल से लिख सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं आएंगे सिवाय के। और के कौन सा शेल है? फर्स्ट। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन अब आना चाहिए कि मिस अगर उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं तो के लिए भी कोई रूल का नाम बता दें। वहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वहां पे भी रूल है, डुप्लेट रूल। 2 को क्या कहा? DUP। डुप्लीकेट होता है ना, तो डुप्लेट यानी डुप्लेट रूल है। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग वो शेल जिसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और फॉर्चुनेटली कोई भी शेल ऐसा नहीं है सिवाय किसके? फर्स्ट शेल के। फर्स्ट शेल के अलावा जितने भी शेल्स हैं वो सिर्फ किस रूल को ओबे करेंगे? ऑक्टेट रूल को ओबे करेंगे। इज दिस क्लियर? अब मैं आपसे पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है जी? जी लाजमी है, रिस्ट्रिक्शन है, कैलकुलेशन है जी। आगे ओ में चले जाएंगे, KLMNO, तो फिर सब शेल्स में जाएंगे। सही है? किस में जाएंगे? सब शेल्स में जाएंगे। सब शेल्स की फिलिंग कैसी होती है मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सब शेल का सिर्फ नाम बताऊंगी। देखें कैसे। जैसे आप शेल जानते हैं के, और यहां पे क्या होता है? सब शेल। तो के के अंदर जो सब शेल होता है ना, दैट इज एस। के का सब शेल क्या होता है? एस। तो वो जो मजबूर था ना कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वो मजबूरी इसकी एस थी, क्योंकि एस के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सही है? एल, एल के अंदर 2 सब शेल है। कौन कौन से? एस, पी। कौन कौन से सब शेल है? एस और पी। और एस स्टैंड्स फॉर बी और पी स्टैंड्स फॉर बी। सही? इन सबके नाम बताऊंगी, लेकिन अभी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर रही हूं तो इसीलिए आपसे बात करनी है। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। नेक्स्ट एम की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, एम के अंदर सब शेल होता है एस, पी और डी। ये बिल्कुल वैसी बात है। आप थोड़ा कॉर्नर पे, आप किस लेवल पे मौजूद है? O1। मैं किसी स्टूडेंट, कोई नाम मुझे दे दिया जाए, मुझे कहा जाए वो स्टूडेंट O1 में पढ़ता है, अब कंफ्यूजन शुरू हो गई, कौन सी O1 में? क्योंकि जिसे मालूमात होंगी यहाँ की
इस सिस्टम की, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो सेक्शन है, O1 बायो और O1 कंप्यूटर, है ना। तो अगर मुझे नाम के साथ ये बता दिया जाए कि ये स्टूडेंट O1 कंप्यूटर्स में पढ़ता है, तो मेरे लिए स्टूडेंट को निकालना क्या हो जाएगा, आसान, मैं उसे आइडेंटिफाई कर लूंगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, मैंने आपको इसका सेक्शन नहीं बताया, यानी मैंने आपको इसका सबशेल नहीं बताया। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि आखिर कहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं नाम दे दूं, हमें कहूँ O1 से बच्चे को ले आए, मुझे इससे बात करनी है, तो कंफ्यूजन स्टार्ट, O1 बायो में जाऊं या O1 कंप्यूटर्स में। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ O1 वाली एग्जाम्पल्स हैं। सही, अब आपकी कंफ्यूजन ये है तो फिर सबशेल कहाँ है, हमने सबशेल ड्रॉ क्यों नहीं किए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम एक एक करके बात करते चले जाते हैं, लेकिन जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, शेल के बारे में नहीं पता, जिसे O1 के बारे में नहीं पता, फिर वो O1 बायो और O1 कंप्यूटर पे कैसे जाएगा, जिसे शेल के बारे में नहीं पता वो सब शेल को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। बात समझ में आती है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है अराउंड द न्यूक्लियस, और वो लोकेशन दो है, एग्जैक्ट लोकेशन है सबशेल, और आपको बताने वाली लोकेशन क्या है, शेल। हमने अभी सबशेल की कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने उनके नेम बताए। नेम भी मैं यहाँ पे आपको लिख कर देती हूँ। 4 सबशेल हैं, S, P, D और F। फर्स्ट शेल का एक ही सबशेल है, S। सेकेंड शेल के 2 सबशेल हैं, कितने, S और P, यानी आपके पास इसके 2 सेक्शंस हैं। M की कितने सेक्शंस हैं, 3, कौन कौन से, S, P और D। और N के कितने सबशेल्स हैं, S, P, D और F। आप बात देखिए, मैंने शुरू हमेशा S से की है, मैंने ऐसे नहीं कहा F है, D है, फिर P है, फिर S है, नो। आप देखिए मैंने फर्स्ट शेल में बात की S से, फिर मैं L शेल में गई तो मैंने किससे बात की, S और P। फिर मैं थर्ड शेल में गई तो मैंने क्या बात की, S, P, D, सीक्वेंस चेंज नहीं किया मैंने। और जब मैं आपके पास फोर्थ शेल में गई तो वहां पे आपके पास क्या हो गया, S, P, D, F। क्या ये बात समझ में आती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में भी होता है और इलेक्ट्रॉन सब शेल में। आपने अभी किसकी अरेंजमेंट सीखी है, शेल्स। सब शेल की अरेंजमेंट थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, फिर कहीं जाकर हम आपको वो सारी बातें थोड़े हाई लेवल पे सिखाते हैं। इस लेवल पर हम आपको अभी नहीं बताते। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑक्टेट रूल क्लियर है, डुप्लेट रूल क्लियर है, एनी क्वेश्चन। पेपर के अंदर जैसे लिखा होगा, जब मैं ये चैप्टर खत्म करूंगी और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूं तो हम देखेंगे वहां पे एक्सरसाइज क्या है। पहले मुझे बस इतना बताइए, ऑक्टेट रूल की कहानी क्लियर, सब शेल्स के नेम पता चल गए। डुप्लेट रूल कौन सा शेल फॉलो करता है, के, सही। तो डुप्लेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल सिर्फ के शेल फॉलो करता है। कौन सा शेल, के कौन सा शेल था, फर्स्ट शेल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। आगे बात करें, देख लिया मैंने और जवाब भी दे दिया। नेक्स्ट वन 8 पॉइंट, और वो ये, क्या आप सबके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है, खोलें जरा बुक में पीरियोडिक टेबल। मैंने आपसे पहले भी कहा था पीरियोडिक टेबल फोटो स्टेट या स्कैन करके अपनी कॉपी के फ्रंट या लास्ट पेज पे स्टिक कर लें, सही है। ये मुझे चाहिए पीरियोडिक टेबल आपकी कॉपी पे, बार बार बुक खुलवाना मुझे पसंद नहीं आएगा फिलहाल, उसमें आप लोग बहुत टाइम जाया कर देते हैं। (306) या 7 पेज नंबर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। उस पर एक टेबुलर चार्ट बना हुआ है सबके पास,
इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है। आप देखें सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, वहां पर मास नंबर गिवन नहीं है। तो आपको ऐसा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है जिसका नाम मास नंबर भी है। सही है, आप चाहें तो उसे सर्च करके अपने पास पेस्ट कर सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखें तो वहां पे दो तरह की लाइंस चल रही हैं। एक है वर्टिकल, यानी आप एलिमेंट को दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो आप वर्टिकल लाइंस में पढ़ लें, सही है, और दूसरा आपके पास क्या है, या तो आप उसे हॉरिजॉन्टली पढ़। जो वर्टिकल लाइंस हैं उसका नाम कहा गया ग्रुप्स। क्या कहा गया? ग्रुप्स। आप देखें हर वर्टिकल लाइन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 1A 2A, देखें पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनका नाम होता है पीरियड्स। क्या नाम है उसका? पीरियड्स। आप देखें कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा, आप हॉरिजॉन्टली जब पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 पे खत्म हो रहा है। सही। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कितनी तरह से पढ़ते हैं बेटा? दो। कौन कौन से तरीके? या तो ग्रुप वाइज देख लें या फिर पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज क्या होता है? वर्टिकली पढ़ना, और पीरियोडिकली पढ़ना मतलब हॉरिजॉन्टली। और पीरियोडिकली ऐसे पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे पढ़ते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप अपने लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे और राइट साइड पे जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? इस बात को भूलिएगा नहीं, हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सही है बेटा? अल्लाह हाफिज। जी अबुल हसन बेटा क्विकली पूछिए। अबुल हसन बेटा क्विकली क्वेश्चन कर लीजिए अगर है तो, वरना मैंने मीटिंग एंड कर देनी है। इसका आंसर हम टॉपिक आइसोटोप्स में पढ़ेंगे। सही है।